नमस्कार दोस्तों। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू की सीरीज हमने शुरू की है, उसी क्रम में ये एक अगला जो है आज एमसीक्यू का मतलब क्वेश्चन पेपर हमने तैयार किया है। स्क्रीन पे आपको एग्जैक्टली जो ऐड दिख रहा है एग्जैक्टली हमारी टेस्ट सीरीज का है। बहुत हेल्दी टेस्ट सीरीज है। अगर आप इसके टेस्ट लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आप निराश नहीं होंगे एग्जाम हॉल से कभी बाहर निकलते समय। और हर टेस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन है, इसमें जितने टेस्ट दिख रहे हैं उससे ज़्यादा ही टेस्ट अभी उसमें हो चुके हैं। और इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करके इसको परचेज भी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल इसका अमाउंट है, 750 रुपीज़ है, अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। और बाकी मैं लास्ट में बताऊंगा अभी। रही बात कि चैनल अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो एमसीक्यू आज के मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक क्वेश्चन से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनाने की मैं कोशिश करूंगा। कोई डिस्क्रिप्टिव नेचर की चीजें भी आज के एमसीक्यू में बहुत सारी नई चीजें हैं। बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव जो है वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा एमसीक्यू से लिंक करके। वो सब बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू का सीरीज। अब पहला जैसा प्रश्न है हमारे सामने कि भारत में लोकपाल संस्थान के गठन के लिए, एक सेकंड मैं अपना कैमरा चालू कर लूं। भारत में लोकपाल संस्थान के गठन के लिए पहला प्रयास किस वर्ष किया गया? मैंने इस बार एमसीक्यू में आंसर लगा भी दिए साथ में, क्योंकि कई बार कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप हो जाता है। मैं बोल कुछ रहा हूँ और टिक कई बार गलत हो जाता है, इसलिए। तो 1955, 58, 63 और 73। तो इसका एक्चुअल आंसर है 1963। और इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक जो लोकपाल है उसकी भी फाइल बताऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ कि टेक्निकली हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकपाल जो शब्द वर्ड है वो तो हमारा है ना। पाल का क्या मतलब होता है? रक्षा करने वाला। अपन बोलते हैं ना कि पहले क्या होता था कि नदियों के किनारे वो पाल बांध देते थे। तो जैसे घर के अगर दरवाजे पे हमको एक रक्षक खड़ा करना हो तो द्वारपाल। ठीक है। तो वैसे ही हम सब की, जितने हम सब हैं भारत के नागरिक, हमसे ही ये देश है ना। हमारा संविधान हम भारत के लोगों की बात करता है। हमारा सबका रक्षक है लोकपाल। टेक्निकली लोकपाल का पहला यूज 1809 में हुआ। ठीक है। दोनों में अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिंक होती हैं, उनको अगर हमने एक दूसरे के साथ लिंक नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। 1809 में हुआ स्वीडिश कंट्रीज में, यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं उनको। और उसमें स्वीडन में ये हुआ। जो स्वीडन, डेनमार्क और उसके आसपास का पूरा बेल्ट है, इसको टेक्निकली यूरोप में स्कैंडिनेवियन जो है वो कंट्री कहते हैं। और इसमें कुछ और कंट्रियां मिला दो तो एक नॉर्डिक जो है वो कंट्री का ग्रुप बन जाता है। वहां एज ए ओम्बुड्समैन नाम से इसको जो है वो शुरू किया गया, और ये स्वीडन में शुरू हुआ। फिर ये व्यवस्था बढ़ती रही। ठीक है। अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से इसके ऊपर काम किया। जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में एक, ठीक है, वेटी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई। उसमें ब्रिटेन में कहा गया कि भैया आप जो है वो हम अपने देश में भी जो है वो ओम्बुड्समैन को लाओ। भारत में ओम्बुड्समैन की कहानी को शब्द के रूप में लाना और संसद में लाने में थोड़ा सा अंतर है। शब्द के रूप में इसको पहला जो प्रयोग किया था इसका, वो एल एम सिंह भी ने किया। वही एल एम सिंघी जिनके नाम से आपने कभी भी जब पंचायती राज पढ़ा होगा तो पंचायती राज के ऊपर 1986 में जो सिंघवी कमेटी थी जिसने कहा था कि भाई पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, उन्हीं ने जो है वो अगर कहा जाए ये कहा कि भाई लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था होगा और ऐसी संस्था की जो है वो हमें जरूरत है। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल कर लिया। तो उस समय क्या था कि जब ये वर्ड प्रयोग में आया तो उससे पहले ही हमारे विधि मंत्री थे जिनका नाम था अशोक कुमार सेन, उस समय केंद्रीय विधि मंत्री थे। उनको ये लगा कि यार हाँ वास्तव में इसके लिए जो है वो प्रयास करना चाहिए। तो संसद में 1963 में इसके लिए प्रयास होना शुरू हुआ। लेकिन एक्ट को बनने में बहुत समय लग गया। अब वो प्रयास हुआ कैसे, उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइल दिखाता हूँ, उससे आपको समझ पड़ेगा कि वो प्रयास की कहानी कैसे रही, है ना। तो मैंने ये पहली बार ही बोला कि इस बार का जो एमसीक्यू है वो थोड़ा सा अलग है। एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी विस्तार से भी पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस एग्जाम में गलत ना हो आपके, और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको उसमें जो है वो पता चल जाए। तो देखें अपन जरा। तो अब जैसे ये मैंने आपके सामने एक लोकपाल इंस्टीट्यूशन की फाइल खोली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही फाइल है। इसमें दिख रहा है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के इरादे से लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में पहली कल्पना 1860 के दशक के उत्तरार्ध में आई, यानी 3 अप्रैल 1963 को। लोकसभा में विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और शिकायतों के निपटाने के लिए ओम्बुड्समैन की तर्ज पर एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की सिफारिश की गई कि भाई जो है वो रक्षक हो। पाल मैंने अभी बताया था, लोक यानी जनता, पाल यानी रक्षक। और स्कैंडिनेवियन वर्ड का जो ओम्बुड्समैन वर्ड है वो हमारे यहाँ है, लेकिन ये हो नहीं सका।
आपको एक पैरामीटर दिख रहा होगा कि 3 अप्रैल 1963 को मैंने, अच्छा इसमें दो बातें याद रखिएगा जो गड़बड़ करेंगे एग्जाम। वर्ड क्वाइन किया था, ठीक है, एल एम सिंघवी ने, वो तो ऐसे ही याद रहेगा सिंघवी, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित इतनी फेमस कमेटी है। बट इसको, अब सिंघवी कोई उस समय जो है वो अगर कहा जाए लोकसभा में ऐसे सदस्य वदस्य तो थे नहीं सीधे सीधे, ठीक है, कि कोई विधि मंत्री वगैरह हो तो वो ले आए। आपको मालूम है कि जो लॉ होते हैं तो उसको दो तरह के कानून से लाया जाता है, एक प्राइवेट बिल होता है और एक गवर्नमेंट बिल होता है। तो सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो गवर्नमेंट बिल के थ्रू। तो उस समय अशोक कुमार जो सेन थे, ये भी याद रखिएगा, अशोक कुमार सेन, अशोक कुमार सेन 1957 से 1966 तक लॉ मिनिस्टर थे। उस समय अगर कहा जाए तो एज ए मिनिस्टर, यहां पर अगर कहा जाए मंत्री, ये प्रयास हो गया। और एज ए पर्सन यहां पर अगर लिख दें तो एल एम सिंघवी, ये प्रयास हो गया। तो पहला ये प्रयास हुआ, इसमें अपने को दिख रहा है कि कुछ ऐसा जो है वो रिजल्ट आया नहीं इसका, कि कुछ बहुत ज्यादा रिजल्ट आया। फिर इसके बाद 66, आपको मालूम है कि जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन बना, तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ने, यानी पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने भी ये कहा कि भाई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन तो चाहिए पड़ेगा जो मैनेज करे, आप ऐसे मन से मुंह बोलकर जो है वो भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो उसने भी जो है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसकी बात करी। फिर जो है वो अगर कहा जाए कि यार जब वास्तव में इंस्टीट्यूशन चाहिए, यानी ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट मतलब किस कमीशन ने इसकी सिफारिश की अगर ये आ जाए, तो फर्स्ट एआरसी। फिर लोकपाल की नियुक्ति के लिए पहला बिल जो है वो 68 में आया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि बिल के रूप में वो प्रयास कब हुआ, तो 68 में जो है वो आया। फिर उसके बाद एक क्रम चलते रहे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 68 के बाद 69, 71, 77, 85, ये वो पैरा फेज था जिसमें कोशिश की गई कि लोकपाल जो है वो पास हो जाए। और इस दौरान कई राज्य अपने स्तर पर जो है वो लोकपाल के लिए काम करने लगे। जैसे उड़ीसा राज्य है, उसने 1970 में एक्ट बना दिया, हालांकि वो एक्ट को लागू नहीं कर पाया। महाराष्ट्र में जो है अगर कहा जाए कि 1971 में एक्ट बना, ठीक है, 1971 में जो है वो महाराष्ट्र। हम अपने राज्य की बात कर ले, यानी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 1981 में लोकपाल, यानी एमपी ने जो है वो अगर कहा जाए 1981 में जो है वो एक्ट बनाया। ये सब एक्ट इसी की तरह थे, बस वो थे कि वो लोकायुक्त एक्ट थे, ये लोकपाल था, ये लोकायुक्त नाम से जो है वो एक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। और इनमें से कई राज्य जो है वो लोकायुक्त एक्ट को बनाने के बाद उसको उन्होंने लागू भी कर दिया। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश ने 1981 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, इंग्लिश में भी लोकायुक्त ही लिखना, अधिनियम जो है वो पास किया। और 19 फरवरी 1982 से तो हमारा लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन काम करने लगा। कितना महत्वपूर्ण है, आप अभी बिल्कुल करंट के लिए 8 दिन का हिसाब से देख लीजिए। अभी लोकायुक्त ने स्व संज्ञान लेते हुए जो उज्जैन में जो मूर्तियां गिरी, तो उसमें उनको लगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार में ऐसा होता है कि कोई शिकायत आती है लोकपाल के पास या लोकायुक्त के पास, तब वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि शिकायत आई नहीं, लेकिन उसने जब पेपरों में पढ़ा कि यार मूर्तियों को अंदर से खोखला बनाया गया, पीवीसी का इस्तेमाल किया गया, और वो हल्की मूर्तियां थी, उसमें भ्रष्टाचार की हल्की हल्की बू महसूस हो रही है, ऐसे मतलब पेपरों में जब कोई खबर उठती है, तो उन्होंने कहा भाई हम जो है वो अगर कहा जाए स्व संज्ञान से, सुमोटो पावर, सुमोटो मतलब हम खुद की इच्छा से जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। ऐसे अगर कहा जाए कि हम ये कह सकते हैं ये इस प्रक्रिया है। और उड़ीसा, ये भी याद रखिए, उड़ीसा ने पहला एक्ट पास किया था, उड़ीसा लागू करने वाली नहीं थी, लागू करने वाला तो जो था वो था महाराष्ट्र, लागू महाराष्ट्र ने किया था। तो ऐसे क्रम चलते रहे। और ये जो रेलगाड़ी आपको जो दिख रही है, ये रेलगाड़ी बढ़ती रही 89, 96, 98, ये क्रम आता रहा कितनी बार। अब सोचो कि मैं पूरे याद कर लूं, बेबुनियादी बात है, अपना समय खराब नहीं करना। आपको शुरू के 2-3 फेज, लास्ट के 2-3 फेज पता होना चाहिए। और फाइनली फिर जो है वो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि साहब जो चीज आपको दिख रही है यहाँ, 17 दिसंबर 2013 राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित, 1 जनवरी 2014 राष्ट्रपति की मंजूरी, 14 जनवरी 2014 लागू, और 23 मार्च 2019 को, यानी इसमें भी हम बहुत ढीले रहे, 13 में हमने एक्ट बनाया और 19 में हमने लोकपाल का गठन किया। 23 मार्च 2019 को लोकपाल का सर्व, मतलब भारत के लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे पहले, याद रखिएगा, ने अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। और फिर जो है वो अगर कहा जाए बाकी सब सदस्यों को 27 तारीख को शपथ ग्रहण कराएगी। ये फेसेस, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ये मैंने बताने की कोशिश आपको की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि जो टेस्ट सीरीज है ना, वो गागर में ही सागर है।
उसमें मैंने क्वेश्चन बनाया, यहाँ भी तो मैं ले रहा हूँ, वहां पर भी मैंने डिस्क्रिप्शन तो खैर लगाया लगाया, लेकिन क्वेश्चन। मैं एक और चीज बता, जितने लोग अगर जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है और जो सुन रहे हैं मुझे, मेरे टेस्ट सीरीज का कभी उद्देश्य ये नहीं होता कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, मैं वो सोच से नहीं बनाता। एग्जाम हॉल में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे मैं वो सोच सकता हूँ। तो मेरे टेस्ट सीरीज में 100 में 100 ले लोगे, मेरे कोई काम का नहीं। एग्जाम में 100 में 100 लोगे, वो काम का है। ओवरऑल अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 ये जारी हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं के अनुसार 2020-21 में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, कि राष्ट्रीय आंकड़ों में मध्य प्रदेश के आंकड़ों में कितना अंतर है, 4.6, 4.8, 2.9, 0.2। आंसर है 0.2। अब ये प्रश्न क्यों आएगा ये ध्यान रखिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि कितने लोगों ने नामांकन लिया। टेक्निकली 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से कितने लोग जो है वो हायर एजुकेशन में जुड़े। अब चूंकि पहले क्या होता था, राष्ट्रीय आंकड़ों से हमारे आंकड़े में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर फाइल दिख रही, अगर हम यहाँ देखें नेशनल जो फिगर्स हैं हमारे, वो फिगर्स हमको क्या बोल रहे हैं कि भाई 2015-16 में ये डिफरेंस 4.9 था, 16-17 के अंदर 15-16 के बाद ये 5.2 हो गया, फिर जो है वो 4.6 हो गया, 4.8 हो गया, यानी लगातार। लेकिन अब आप देखिए, यानी अगर हम 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को देखें, ये सबसे लेटेस्ट है, अभी इससे लेटेस्ट कोई आंकड़ा नहीं है, ध्यान रखना ना, अब अगले साल मिलेंगे अगले आंकड़े। अगर हम 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को देखें तो हमारे ये जो डिफरेंस था इंडिया के साथ, ये 2.9 और 2.9 से जो है वो जो है वो 0.2 हो गया। या हम अगर इसको कंपेरेटिव स्टडी करें, 5 साल का अध्ययन ले लें यहाँ पर, तो हमको दिख रहा है कि जहां 16-17 में ये डिफरेंस 5.2 था, उसमें से 5 स्कैप कर गया और ये केवल और केवल कितना बचा, 0.2। यहाँ पर अगर कहा जाए तो 23.3 ये भारत का जो है वो अगर कहा जाए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, है ना। और जो है वो अगर कहा, सॉरी 23 निकल गया, 27.3। और 27.1 जो है वो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश का है। तो डिफरेंस बहुत कम है। और इसको देखो, इस ऐसी चीजें राज्य सरकार प्रचारित भी करती है। ध्यान रखिए, कभी भी आप हमेशा याद रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यार देखो हमारा ये, हमने कितना बड़ा अचीवमेंट करा, इस अचीवमेंट के कारण जो है वो आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जो डिफरेंस जो है वो अगर कहा जाए 5.2 था, उसको लगातार हमने डिक्लाइन किया, 4.6, 4.8, 2.9, यानी हम अच्छा उच्च शिक्षा में, हमारे प्रयास बहुत ही सराहनीय है, देखने लायक है, बहुत अच्छा काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं उच्च शिक्षा के अंदर जो है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो हो सकती है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगर कहा जाए यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, ऊपर जो ये विश्वविद्यालय शिक्षा प्रशासन इकाई एक जो है अगर कहा जाए 1 से 10, इकाई 1 से 10, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पूरी यूनिट्स के टॉपिक हैं इसमें, यूनिट 1 to यूनिट 10। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि इसमें ये इधर लिखा गया विश्वविद्यालय शिक्षा प्रशासन इकाई, इकाई 1 से 10 यहाँ। ठीक है, तो उससे कभी मत सोचिएगा कि ये जो है विश्वविद्यालय शिक्षा और प्रशासन, विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा और प्रशासन से संबंधित जो जो चीजें हैं वो सब यूनिट 1 to 10 के अंदर जो सब हमने इसमें रखी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है यहाँ पर। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उच्च शिक्षा विभाग 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है, बिल्कुल सही है। उसके पास 7 जो है वो रीजनल जो है वो अगर कहा जाए इंस्टीट्यूशन, पहले 8 थे, भोपाल और जो है नर्मदापुरम अब 1 हो गए, तो 8 की जगह बचे 7। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सर्वाधिक शासकीय महाविद्यालय भोपाल नर्मदापुरम संभाग में है, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 536 है, ये भी सही है। ये याद रखिएगा, जस्ट इससे पहले वाला जो विभागीय प्रतिवेदन था, उससे अब जो है वो जो है कहानी थोड़ी सी जो है वो बदल गई। और उच्च शिक्षा विभाग में विभागीय मंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक पद उप सचिव का होता है, ये गलत है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है, तो इसके लिए अपन उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन की एक फाइल का एक अंश देखते हैं, तो उससे समझ पड़ेगा ये क्या कह रहा है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर आपको एक विभागीय संरचना दिख रही है, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वर्तमान विभाग। तो मंत्री के जस्ट नीचे जो होगा वो अपर मुख्य सचिव होगा। एक्चुअल होता क्या है, हर मिनिस्ट्री को, देखो क्या है हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे चलती है, उससे भी अपना कंफ्यूजन हो जाता है, तो हो जाता है। पहले तो जो हो गया वो हो गया मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के जस्ट नीचे जो है वो मंत्री जो होते हैं, इन सबको कोऑर्डिनेट करके सहायता देने के लिए होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं उसको, CS।
फिर मंत्रियों के पास जो मंत्रालय होते हैं ना, जैसे शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो मंत्रालय, जो भी आप, गृह मंत्रालय, इन सब में एक होता है पीएस, जिसको अपन बोलते हैं प्रमुख सचिव या प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो कई बार जो है वो प्रमुख सचिव आ जाता है, लेकिन यहाँ है अवर मुख्य सचिव। तो ये कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर सबसे ऊपर अवर मुख्य सचिव के नीचे होगा उप सचिव, फिर विशेष कर्तव्य अधिकारी और ये सब पोस्ट जो है वो होती हैं यहाँ पर। तो अवर मुख्य सचिव एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अगर कहा जाए है पोस्ट, जो सीधे शिक्षा मंत्रालय में, यानी सबसे वरिष्ठ अधिकारी अगर कोई पूछेगा तो वो यही है, उसके नीचे। और फिर जो है वो इनके माध्यम से कैसे मंत्रालय जो है वो डायरेक्टरेट के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से काम करता है। 7 आपको क्षेत्रीय कार्यालय दिख रहे हैं, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर। इसमें बस आपको याद क्या रखना है, भोपाल से लिंक है नर्मदापुरम, रीवा से लिंक है शहडोल और ग्वालियर से लिंक है चंबल। ये संभाग आपस में लिंक हो गए, तो 7 टोटल हमारे डिवीजन है 10। इनको अगर हम एक एक के साथ एक एक को लिंक कर दें तो ये 2 डिवीजन यहाँ पर लिंक हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, ये 4, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गए 4 आपके। और फिर वापस जाए 5, 6, 7, 8 और ये 2 लिंक हो गए 9, 10। यानी संभागों के हिसाब से देखा जाए, नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन में तो 10 संभाग होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या करा, संभागों को आपस में जो है वो जोड़ दिया। इस तरह से ये जोड़े गए संभाग। और इनमें जो है वो सबसे ज्यादा, ये नया प्रतिवेदन, पुराने प्रतिवेदन में आंकड़े थोड़े से अलग थे। नए प्रतिवेदन में जो है वो नर्मदापुरम में जो है वो 92 है, सबसे ज्यादा भोपाल नर्मदापुरम में। और नीचे अगर आप जाओगे तो सागर संभाग में सबसे कम जो है वो 59 ही अगर कहा जाए जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो लिंक है। इस प्रकार 536, यानी नए मध्य प्रदेश के प्रशासनिक आंकड़ों के हिसाब से 536 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हमारे यहाँ है। ये याद रखिएगा, बाकी तो जो है वो यहाँ, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अब अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वैसे पता ही होगा आपको, मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 2 है, सभी को मालूम है। पहला तो मतलब जो है वो अगर कहा जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले ये क्वेश्चन, तो इससे पहले के, ये भी मैं बता दूं कि जिन लोगों ने जो है वो अगर कहा जाए इससे पहले के वो जो 11-12 वीडियो हमने बनाए हैं वो नहीं याद किए हों तो आप कम से कम एक बार देख लीजिए। मुझे जो है वो अगर कहा जाए कि लगता है कि आपको शायद कोई हेल्प हो जाएगी, या अच्छे हेल्दी क्वेश्चन जो है वो आपसे उससे जो है वो कवर हो सकते हैं, यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कुछ इससे हो जाए। तो बस ये जो है वो अगर कहा जाए याद रखना, तो पहला है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या जो है वो 2 है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर पहला जो यूनिवर्सिटी था वो भी सागर यूनिवर्सिटी था, यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से ही मध्य प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटीज की जो है वो शुरुआत हुई। तो ये पहली यूनिवर्सिटी थी और अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। दूसरा, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये तो रट ही लीजिएगा क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं। तो अमरकंटक में है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये भी एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या 1 है, तो महारानी लक्ष्मीबाई जो है अगर कहा जाए फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी जो है दर्जा दे रखा है। मध्य प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो 4 है, ये गड़बड़। दूरस्थ शिक्षा क्या मतलब, दूरस्थ शिक्षा का मतलब यहाँ पर बेसिक है कि भाई रिमोट एजुकेशन हम लेकर आए, बच्चे को स्कूल कॉलेज जो है वो जाना ना पड़े, तो स्कूल कॉलेज ना जाना पड़े इसके लिए रिमोट एजुकेशन। तो स्कूल के लिए तो एनआईओएस है, सबको मालूम है, सबसे बड़ा अगर कहा जाए ओपन प्लेटफॉर्म जो है वो अगर कहा जाए, ओपन प्लेटफॉर्म जो है वो किसके लिए, स्कूल के लिए, स्कूल के लिए। और अगर कहा जाए यूनिवर्सिटीज लेवल पर, तो यूनिवर्सिटीज लेवल पर 1982 में पहला प्रयास हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हैदराबाद जब बनी, ठीक है, तो वो पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी हिंदुस्तान की, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फिर उसके बाद ये परंपरा चली, तो ऐसी चली कि लगातार ये चलती रही, और फिर एक के बाद एक इतनी सारी जो है वो ओपन यूनिवर्सिटीज हमने खोली। तो हम मतलब कह सकते हैं कि हाँ, अच्छी खासी ओपन यूनिवर्सिटीज खुली, लेकिन नेशनल लेवल पर और पूरी दुनिया में काम करने वाली सबसे चर्चित जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो है इग्नू। दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय, तो इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये ओपन यूनिवर्सिटी, हमारे पास तो भोज ओपन यूनिवर्सिटी है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें, आप सोचोगे इग्नू मध्य प्रदेश में काम करते, तो काम करता है मध्य प्रदेश का थोड़ी इग्नू। तो ऐसे इसको हम जो है वो याद रख सकते हैं। अगला है, ना ही ज्ञानम संदृश्य पवित्र में ही विधते, किस महाविश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य। अब आप समझोगे इसको मैंने लिखा क्यों।
बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य आपको पता होना चाहिए। वो ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य इसलिए पता होना चाहिए कि उनके अंदर उनकी अभिव्यक्ति छुपी हुई है। जैसे अभी मैंने आपको लोकपाल संस्था पढ़ाई थी ना, तो लोकपाल का जो ध्येय वाक्य है उसका अपना एक मीनिंग है, मैं भी आपको दिखाऊंगा फिर से एक बार। तो कोशिश करिए कि ऐसे ध्येय वाक्य आप लिख के रख लीजिए, एग्जाम में आए अपनी जगह है, बट आपको ऐसे भी कुछ जो है वो आपका नॉलेज जो है वो तैयार हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए अभी अपन G20 को देख रहे हैं, आंसर तो इसका अटल बिहारी वाजपेयी है ये। इस प्रश्न में मैंने 4 प्रश्न कैसे तैयार किया अभी आप देखिए, मतलब यही मैंने टेस्ट सीरीज में भी कॉन्सेप्ट अपनाया कि मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय जबलपुर। तो अब आपको पता चल गया कि धर्मशास्त्र विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है, जबलपुर में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, भोपाल में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय कहाँ है, महू में। महर्षि पढ़नी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ है, उज्जैन में। आपके 4 विश्वविद्यालय तैयार हो गए। और चार यानी देखो, 1 2 3 4 ये क्वेश्चन हो गए, प्लस ये एक 5वां क्वेश्चन हो गया। यानी इसके अंदर ऑटोमेटिकली देखा जाए तो 5 क्वेश्चन छुपे हुए थे। तो ये जो ध्येय वाक्य हैं, अगर आपने ये याद नहीं किए तो कहीं ना कहीं उलझन। जैसे अभी अपन देखते हैं ना G20, अब G20 के अंदर जो है ध्येय वाक्य क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। अब हम में से ज्यादातर को पता होना चाहिए कि यार वसुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद का वाक्य। जब उपनिषद लिखे गए तो उपनिषदों में जो बहुत सारे उपनिषद फेमस हैं, है ना, जैसे कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है। तो उसमें जो महाउपनिषद है उसमें लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि मेरे लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा घर है। वो है श्लोक बहुत बड़ा कि तुच्छ आदमी जो है वो मेरे और तेरे की बात करता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है। लेकिन जो आदमी महान होता है, जो आदमी बड़े होने की अभिव्यक्ति की ओर बढ़ता है, वो संपूर्ण विश्व को अपना घर मानता है, वो ये बात नहीं करता। तो अगर ये ध्येय वाक्य हमें याद है तो हमें जो है वो क्वेश्चंस में हेल्प हो सकती है। कैसे, जैसे मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोकपाल पढ़ाया, तो लोकपाल का अगर हमारे पास ध्येय वाक्य नहीं है तो फिर तो जो है गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो इसको, अब आप सोचिए ना, ये लोकपाल संस्था का जो है अगर कहा जाए प्रतिवेदन है। अब यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि लोकपाल के अंदर वो पूरा बता रहा है कि भाई लोकपाल जो ओम्बुड्समैन, न्यायाधीशों की बेंच, आम जन, यानी 3 मानव आकार हैं इसमें। ठीक है, 3 मानव के आकार, सतर्कता आंखों की पुतली बनाते हुए अशोक चक्र, विधि नारंगी रंग की पुस्तक का आकार, और न्यायपालिका नीचे रखे हुए 2 हाथ विशिष्ट प्रकार की तराजू। कभी लोकपाल का लोगो देखिए, में लोकपाल का जो विस्तार किया गया। जब लोगो बनाए जाते हैं ना तो वो सोच के बनाए जाते हैं कि उसमें कम से कम वो अपने आप को पूर्ण अभिव्यक्त करें। मूल मंत्र के लिए जो है वो अगर कहा जाए कि कई प्रविष्टियां आई, और उसमें फिर फाइनली जो है वो आपको दिख रहा है कि ईशो उपनिषद का जो है ये वाक्य है। इससे उन्होंने जो है वो मूल मंत्र जो है वो अगर कहा जाए श्लोक का अंश लिया लोकपाल के लिए, तो इसे क्या लिख रहा है कि इस श्लोक की निम्नलिखित पंक्तियों को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया, और इसमें जो है वो यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या है कि किसी के धन का लोभ मत करो। तो आप सोच के देखो कि ये सब क्यों किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि वो अपने लोगों के माध्यम से भी आपको बताना चाहते हैं, देखो हमारा राष्ट्र ध्वज कितना संतुलित है। हमारे राष्ट्र ध्वज में कितना जो है वो, हमारे राष्ट्र ध्वज हमारी अभिव्यक्ति करता है, वो बताता है हमारा संतुलन क्या है किस तरह का, हमारे शौर्य की, हमारे शांति की, हमारी गरिमा की को प्रतीक के रूप में उसको देखा जाता है। वही बात यहाँ पर है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि लगता है कि यार लोगों में क्या है, ये लोगों में अब समझ पड़ रहा है कि अच्छा इस लोगों के अंदर 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, इस लोगों के अंदर ये अशोक चक्र है, इस लोगों का जो है वो अगर कहा जाए ईशोपनिषद से लिया गया है, तब जाके। नहीं तो ऐसे तो नॉर्मली जो है हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए लोकपाल है तो ठीक है। तो ये एक बुनियादी जो है वो बात आपको पता होना चाहिए, मतलब एक अवेयर स्टूडेंट के लिए भी पता होना चाहिए। एग्जाम तो अपनी जगह काम कर रहा है, अवेयर स्टूडेंट के लिए अगर पता है तो वेल गुड है। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगला कहता है लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 100% प्रश्न आएगा, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी को 100 ईयर हो चुके हैं ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी है 3, मेन स्टैंडिंग कमेटी, ध्यान है फाइनेंस की, है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी यानी प्राकलन समिति, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी सार्वजनिक उपक्रम की समिति, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब 2021 में इस समिति के गठन के 100 ईयर हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। 1921 में पहली बार इसका गठन हुआ था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत CAG के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई अंकेक्षण रिपोर्ट का विस्तृत निरीक्षण लोक लेखा समिति करती, बिल्कुल सही। 151 नंबर का जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके 2 हिस्से हैं, एक है 151(1) और एक है 151(2)।
151 एक के तहत वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, और 151(2) के तहत वो राज्यपाल को, अगर राज्य से कर रहा है तो। और ये अपने अपने जो है वो सदन में जो है वो लोक लेखा समिति, तो ये याद रखना कि सीएजी अपनी रिपोर्ट कभी भी पीएससी को नहीं देता। मतलब कई बार जो है वो ये गड़बड़ी हो जाती है कि सीएजी जो है वो अगर कहा जाए अपनी रिपोर्ट, देखो सरकार ने बजट बनाया, ठीक है, अब बजट में जो पैसा हमने सैंक्शन किया उसका सही उपयोग हुआ नहीं हुआ उसका अंकेक्षण करना पड़ेगा। बजट यानी अकाउंट, ठीक है, बजट को सिंपल वा में क्या बोलेंगे, अकाउंट है, यानी ये लेखा लेखा, ठीक है, ये हमको जो है वो अगर कहा जाए ये पता चला। फिर इसका अंकेक्षण करना पड़ेगा, ठीक है, यानी ऑडिट, जैसे सीए से कराते ना, तो अंकेक्षण। अब अंकेक्षण करने के लिए हमारे पास है सीएजी। सीएजी अंकेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यानी 151(1) के तहत राष्ट्रपति इसको किसके सामने रखवाएगा, संसद। अब चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित संसद की सभी जो है वो पावर हैं, वो केवल और केवल अगर कहा जाए लोकसभा के पास है। राज्यसभा को जो है वो अगर कहा जाए बेचारे को कोई भी जो है वो पावर नहीं है, ना के बराबर है। जहां तक कि अगर बजट के ऊपर जो बिल आता है वो राज्यसभा में भेजा जाए तो उसको भी वो अपने तरीके से जो है वो कोई मॉडिफाई नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, उसको जैसे कि तैसे बेचारी को जो है वो पास करके भेजना पड़ेगा। तो संसद में फाइनेंशियल कमेटीज में अगर कहा जाए कि जो रिपोर्ट है वो जाएगी पीएससी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो अब आपको दिख रहा है कि लोकसभा से 15 मेंबर होंगे, बिल्कुल सही, और राज्यसभा से 7 मेंबर होंगे। कोई भी मंत्री इसमें आप शामिल नहीं कर सकते। मंत्री करोगे तो वो रिपोर्ट को मैनिपुलेट करेगा कि नहीं करेगा, वो अपनी गलती स्वीकार करेगा ना। बिल्ली को दूध की निगरानी के लिए नहीं बिठाया जा सकता, साधारण कहावत। तो यहां पर अपने को समझ पड़ा कि अकाउंट बनाया गया, अकाउंट का ऑडिट करने के लिए सीएजी आया, उसने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दी, प्रेसिडेंट ने इसको पीएससी को रखवाया, फिर पीएससी ने बताया कि क्या सही है क्या गलत। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, गलत है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। हर 1 साल के बाद ये कमेटी बनती रहेगी, हर साल नई कमेटी आपको बनाना पड़ेगी। वर्तमान में 22 मेंबर से, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा। 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति में 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ये भी बिल्कुल जो है वो सही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। हालांकि जिस समय पब्लिक अकाउंट जो है वो अगर कहा जाए कमेटी बनी पहली बार, उस समय मतलब ब्रिटिश इंडिया के दौरान जब अंग्रेजों ने जो है वो लोक लेखा समिति को जो है वो बनाने की शुरुआत करी, उस दौरान उन्होंने कभी भी इसके अंदर इतने मेंबर नहीं रखे थे। ये तो बाद में हमको हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से लगा कि हम मेंबर बढ़ाना चाहिए, तो फिर हमने जो है वो लोक लेखा समिति के अंदर जो है वो मेंबर बढ़ा दिए। ओवरऑल तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ पड़ गया होगा कि सीएजी ये भी आपके सिलेबस में ही है, आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई। अब आप बताओगे कि ये प्रश्न मैंने क्यों रखा है। आपको मालूम होगा कुछ 6-8 साल से जेएनयू चर्चा में रहता है, कई मुद्दों से अगर कहा जाए, उसके अंदर जो कैंपेन होती है उसके कारण, या अगर वहां के इलेक्शंस के कारण, इन सब के कारण जेएनयू हमेशा चर्चा में रहा, इसमें कोई दो राय की बात। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेएनयू कब बना। और चूंकि जेएनयू अपने 50 साल कंप्लीट भी कर चुका है, 1969 आंसर दिख रहा है, तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि 50 साल पहले जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो हुई होगी। तो जेएनयू 1969 से बकायदा जो है वो काम कर रहा है। और जेएनयू की सबसे अच्छी एक और खासियत है, आपको शायद अभी मालूम ही होगा कि जेएनयू के इतिहास में पहली बार किसी महिला के हाथ में जो है वो पावर आई है जेएनयू को पूरा मैनेज करने के लिए, शांति श्री धुलीपड़ी पंडित। तो वो भी एक नाम याद रखेगा, शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित का नाम। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। शांति में लिख देता हूं यहाँ पर, यहाँ पर आप शांति, वैसे तो आप शांति श्री याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, पूरा जो है वो धुलीपुड़ी, ठीक है, पंडित। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से ये इंस्टीट्यूशन है, तो उससे आप जो है वो इनको जो है वो याद रख सकते हो। वाइस चांसलर हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, यानी कुलपति सरल भाषा में कहा जाए। तो बस इतना आप याद रखिए, बाकी कुछ मुझे नहीं लगता कि और क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखने की जरूरत है। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा वो देखा जाएगा। हालांकि ये भी है कि जो जेएनयू है उसका एक्ट तो जो है वो 1965 में भी सरकार ने ले आई थी, 66 में तो जो है वो अगर कहा जाए फाइनली वो पास भी करा लिया, बट उसका गठन बहुत बाद में हुआ। तो वो गठन ही याद रखना, क्योंकि उसको 50 साल हो गए गठन को, इसीलिए वो गठन जो है वो आपको 50 साल के कारण जो है पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पूछता। अगला, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब ये मत समझिएगा कि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम दे रहे तो केवल हायर एजुकेशन के ही पढ़े। शिक्षा शब्द जहां जहां आ रहा है, चाहे वो नर्सरी हो
जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जो है वो अगर कहा जाए ए में राइट टू एजुकेशन की बात है, शिक्षा के मूल अधिकार की बात है। 51A के अंदर जो है वो अगर कहा जाए शिक्षा की बात है कि अब शिक्षा बच्चों को दिलाना, 6 से 14 साल के बच्चों को, ये आपका मूल कर्तव्य है। इसे सिद्ध है कि शिक्षा को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यार ये तो स्कूल एजुकेशन का है तो क्यों पढ़े। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना कब से प्रारंभ हुई? 5 सितंबर, 7 सितंबर, 17 सितंबर, 25 सितंबर। अब मैंने क्यों प्रश्न रखा, ये इतने नियरेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इतना उलझाते हैं एग्जाम में कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इनमें से ज्यादातर डेट जो है वो कहीं ना कहीं चर्चित होती है। 5 सितंबर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं, शिक्षक दिवस मना रहे हैं हम। 7 सितंबर, 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन मनाते, प्रधानमंत्री जी का। 25 सितंबर भी बहुत फेमस है यहाँ पर, अगर कहा जाए दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़ा हुआ है। 25 दिसंबर बहुत फेमस है, अटल जी से जुड़ा हुआ है। इस तरह से कहीं ना कहीं क्लैश होती हैं चीजें। तो यहाँ पर मैंने पीआईबी का एक बोर्ड डाला कि सरकार ने 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसमें दो क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या। अब आप आंख बंद करके खुद अपने आप से प्रश्न कीजिए सभी लोग, क्या आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता था कि ये जो पीएम श्री है, SHRI, इसका मतलब जो है वो अगर कहा जाए स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। ठीक है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये भी अपने को वापस श्री का मतलब वही श्री लगा लिया, पता चले। तो यहाँ दिख रहा है कि नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इस योजना के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकायों के द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को मजबूत बनाने के लिए, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक करेंगे यहाँ पर। अब एक बच्चे ने डाला था कि पीएम श्री के तहत 14,205, 570 हमारे मतलब जो ग्रुप है बच्चों का, उसमें आप नियरेस्ट से जाओ ना यार। 14,500 लोग, 14,551 है तो वही उलझ जाएगा, क्योंकि आंकड़ों में ही गड़बड़ी होती रहती। तो अब ये याद रखो कि हाँ यार, 14,500 स्कूल को हम मॉडर्नाइज करेंगे इस योजना के अंदर, वो हमारे लिए काम का, बाकी हमारे लिए कोई ज्यादा काम का नहीं है, इसी में से कुछ आएगा। अगले के ऊपर आते हैं, एक सेकेंड। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 9 जुलाई 2022 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया? अब ये क्यों लिया? हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए करंट अफेयर्स भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन की वेटेज तो करंट अफेयर्स की भी रहेगी। कुछ ना कुछ करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा, तो दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, जयपुर। अब होता क्या है कि जो पेपर सेटर होता है वो और चालाक होता है, वो दिमाग लगाता है कि स्टूडेंट चूंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहा है, तो वो दिमाग लगाएगा कि यार शायद उज्जैन ही होगा, तभी उज्जैन डला हुआ है, तो उज्जैन पे मार देता है। तो ये क्वेश्चन जाने अनजाने खराब हो जाता है। प्लस माइनस मार्किंग वाले पेपर में तो जहर होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ही जो है वो हमको इन या आउट करता है। तो शिक्षा मंत्रालय, नीचे लिखा हुआ ना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहयोग से, जो नीचे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहयोग से 7 से 9 जुलाई 2022 को वाराणसी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। ठीक है। अब ये जो मैं आपको बोल रहा था ना, जो टेस्ट सीरीज, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मतलब कई बार बच्चों को लगता है कि यार हमें अपनी टेस्ट सीरीज तो नहीं बेचना चाह रहे, बात वो नहीं। कंटेंट कहीं हम जब भटक रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो कहीं कंटेंट अगर हमें अच्छा मिल जाए तो क्या बुराई है। तो जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं उसमें डालता तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन इतना ही लिखता, इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में खाके साफ हो जाते हैं कि हाँ यार यूजीसी, क्योंकि यूजीसी सिलेबस में आपके यूजीसी ने जो है वो बीएचयू के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके जो है वो कैसे जो है वो नई शिक्षा नीति को और बेहतर किया जाए, उसके लिए क्या रोड मैप। अब नई शिक्षा नीति तो आपने जो है वो 2020 में ले ही है, बट उसका क्या रोड मैप होगा, कैसे काम किया जाए, इसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये भी याद रखिएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए, डेट पूछ सकता है, कहाँ हुआ ये पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते। अगला जो है उच्च शिक्षा के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, GER का निर्धारण करिए आपको। अब दिमाग लगाओ, ये 18 से 23 है। एक औसतन देखा जाए स्कूल एजुकेशन क्या होती है, एक जनरली जो है वो अगर कहा जाए, बच्चा अपन देखते हैं ना, 6 साल में हम स्कूल में एडमिट होते थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले तक। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो जो है वो अगर कहा जाए हमने जो है वो इसको जो है वो थोड़ा सा बदल दिया। 6 साल से लेकर 18 साल तक हम पहली से 12वीं तक शिक्षा लेते थे। तो जब अगर उच्च शिक्षा की बात वो कर रहा है, तो इतना दिमाग तो यही चलना चाहिए कि यार उच्च शिक्षा के अंदर मतलब 18 साल से ही कहानी शुरू होगी। 18 साल में हम किसी एक आइडियल, अब मम्मी पापा कम एज में डलवा दे स्कूल में तो 16 साल में भी कॉलेज पहुंच जाओगे, लेकिन जैसे मेरे जैसे लोगों की मैं कहूँ, पहले तो कई बार क्या होता था कि माता पिता अपने बच्चे की आयु बढ़वा के लिखवाते थे स्कूल में, मजबूरी होती थी क्योंकि स्कूल वाले एडमिशन नहीं करते थे। तो 6 से 18 तक हम जो है वो स्कूल में गए, 18 में वो कॉलेज पढ़ आइडियल। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 4 4 साल वाला करिकुलम को छोड़ो, 3 साल हमने ग्रेजुएशन किया,
और आइडियल 2 साल हमने मास्टर करी, यानी 3 और 2 5, यानी 18 से एक आइडियल केसेस में हम कहां तक गए, 23 तक गए। तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम निकालेंगे वो 18 से 23 तक निकालेंगे। यानी अगर ये प्रश्न वहां नहीं बन रहा, आपको लग रहा है यार ये प्रश्न तो मुझे आता ही नहीं, मैंने कभी सुना नहीं, तो उच्च शिक्षा को सोचो कि यार मैं इस हायर एजुकेशन में एंटर हुआ, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तब मेरी उम्र क्या थी, और जब मैंने अपना एमए, ठीक है, एमकॉम, एमएससी जो भी आपने किया हो वो किया, तब मेरी उम्र क्या थी, अच्छा मेरी उम्र तब 23 हो चुकी थी। तो ये हम इससे लिंक कर सकते हैं ना। अब अभी वाले के हिसाब से मत करना अच्छा ये भी मैं बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शुरू के जैसे जो 3 से 6 साल है वो आंगनवाड़ी है, स्कूल थोड़ी है वो। और जैसे कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर नई एजुकेशन पॉलिसी में तो 3 साल की उम्र में जो है बच्चा जो है वो एंटर हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुमने कभी देखा 3 साल से 6 साल की उम्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लिखा, उसमें लिखा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका, ये सब शब्द इस्तेमाल किए। तो स्कूल थोड़ी है वो, बाल बाटिका है वो, आंगनवाड़ी। 6 साल में जो है वो अगर कहा जाए क्लास 1 आता है उसमें। कभी आप देखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 6 साल में वर्ड इस्तेमाल होता है क्लास 1, इसके पहले वहां इस्तेमाल होता है आंगनवाड़ी। तो स्कूल का भी अगर आपसे पूछेगा भाई 5वीं से 8वीं तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की एज क्या होगी, 8वीं से 10वीं तक क्या होगी, तो हम अंदाज से भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वहां से भी हम जो है वो क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में 2022-23 के सत्र के दौरान कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं रखना है, लेकिन आसपास के आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर कोई कहा जाए, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है कि कोई पूछे कि यार तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने, यार 1-1.5 लाख रुपए होगा। ठीक है, यानी अपन क्या बोलते हैं, 1-1.5 लाख रुपए होगा, यानी अपन ने सपोज मान के चलो 2 लाख है, तो अपन ने 2,02,223 रुपए 4 पैसा है, 2 लाख के आसपास। तो नियरेस्ट आपको पता होना चाहिए। नियरेस्ट का मतलब है कि आप 2-4 हजार की संख्या इधर उधर कर लो, वो जब बिल्कुल कोई भी समझदार एग्जाम सेटर जो है वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट फिगर नहीं पूछेगा। जैसे पहला वाला देखो आप, मैंने क्या लिखा, लगभग 80 हजार के आसपास फिगर लिखा। दूसरे में जो है वो अगर कहा जाए, मैंने सीधे जो है वो 10 लाख जो है वो 66 हजार लिखा, फिर जो है वो 12 लाख लिखा, फिर 14 लाख लिखा, इस प्रकार 2-2 लाख का अंतर कर दिया। तो कोई अगर सत्र के दौरान बदलाव होगा तो ऐसा तो नहीं कि एनरोल होने वाले लड़के 2-3 लाख नए आ जाएंगे, थोड़ा ही बहुत बदलाव होगा, 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार। तो इस प्रकार ये आंकड़ा यहाँ पर ये है। ये मैं दिखा भी दूंगा भी आपको, अगर कहोगे तो उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट के ऊपर ये आंकड़ा मैं दिखा दूंगा भी कि कैसे जो है वो इसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस जो है वो नहीं होते। मतलब कहते हैं कि बहुत चेंजेस हो, तो बहुत चेंजेस नहीं होते। देखो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट इसको। अब जैसे ये देखिए ना आंकड़े, इनको याद नहीं करना, मैं आपको बता दूं बेसिक। जैसे लिखा शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थी 2022-23 है ना, टोटल अपने को दिख रहा है यहाँ पर 16 लाख, ठीक है, 19,078, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के मिलाकर इसमें ये आंकड़ा है। आपको ये भी दिख रहा है कि छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या से ज्यादा है, यानी गर्ल्स जो है वो पढ़ाई में आगे हैं यहाँ पर छात्रों की तुलना में। ठीक है, ये भी आपको याद रहे, छात्रों का टोटल परसेंट शासकीय अशासकीय में 46 है, छात्राओं का जो है वो 53। ये ओवरऑल की हो गई है ना, सबको जो है वो मिला के। दूसरा, शासकीय महाविद्यालय में समस्त छात्रों विद्यार्थियों की समस्या संख्या तो 42 छात्र जो है वो 42, छात्राएं जो है 57, यानी हर जगह छात्राएं जो है वो अगर कहा जाए बाजी मार रही है। लेकिन एक और उलझा है, सरकारी कॉलेजों में छात्राओं की संख्या ज्यादा है, प्राइवेट कॉलेजों में कहीं ना कहीं जो है वो छात्रों की संख्या ज्यादा है। ये भी डिस्क्रिमिनेशन। मम्मी पापा सोचते हैं ठीक है बेटा एडमिशन ले ले बीए बीकॉम में, लेकिन लड़के को सोचते हैं तू आईआईटी में जा, आईआईएम में जा। ये है कहीं ना कहीं, तो ये आंकड़ा पलट गया ना। देखो यहाँ 42% छात्र थे, प्राइवेट कॉलेजों में ये बढ़कर हो गए 57, छात्राएं यहाँ 57% थी, प्राइवेट में जो है वो अगर कहा जाए बढ़ के हो गई, घट के हो गई 42। ओवरऑल ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दिमाग में रखना कि यार प्राइवेट कॉलेजों में लड़कियों की का प्रतिशत लड़कों से कम रहता है। फिर नीचे जैसे जाऊं, जो मैं बताना चाह रहा था, ये विभाग के दायित्व में उपलब्धियों में मैं नीचे चला गया। ये अभी नया प्रतिवेदन है विभाग का, पूरा पढ़ोगे आप अपना समय बर्बाद करो। कई बार बच्चे कहते हैं ये भी सेंड कर दो सर, ये भी सेंड कर दो। कलेक्शन से किसी का एग्जाम नहीं निकले, ये मेरे दिमाग की बात याद रख लेना। तुम में अगर ये गुण है अगर किसी में, तो मेरे को बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करके बोलते सर नोट्स दे दीजिए। अरे नोट्स से एग्जाम निकल रहे हैं क्या मेरे भाई? आप खुद सोचो, आप दिल्ली चले जाओ, बड़ी बड़ी कोचिंग वाजी राम दृष्टि, इनके 200-200, 300, 400-400 रुपए में जो है वो नोट्स मिल जाते हैं फोटोकॉपी की दुकानों पे, कोई भी दे सकता है। पर क्या 400 रुपए के नोट से तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा? एग्जाम तुम्हारी अप्रोच से निकलेगा, तभी तो 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस दे रहे हैं वहां पे लोग उन कोचिंगों में। आपको अपनी अप्रोच पे काम करना पड़ेगा एग्जाम को निकालना है।
खाली ये फाइल भेज दूंगा तुमको मैं 150 पेज की, तो 150 पेज की फाइल तो नहीं पढ़ सकते ना। तो जैसे ये अभी वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वाला मैंने बताया था, वो ये 18 से 23 है ना। यहाँ जो दिख रहा है सत्रवार शासकीय महाविद्यालय में समस्त कक्षाओं, बहुत वेरिएशन नहीं है। 9,98,000 से 10,66,000 आ गया, यानी 9,98,000 के आसपास फिगर था, जो 10,66,166 बढ़ा। तो बहुत ज्यादा अगर कहा जाए वेरिएशन आपको जो है वो देखने को जो है वो नहीं मिल रहा। पर लेकिन आपको ये बात साफ समझ पड़ रही है कि ये हरा निशान हर जगह ऊपर है शासकीय में। इससे सिद्ध है कि छात्राएं जो है, यानी एक दिमाग में खाका है कि छात्राएं यानी जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से ज्यादा हैं कॉलेज के अंदर, पढ़ाई के लिए उनके अंदर उत्साह ज्यादा है। और वो अचीवमेंट है, यूपीएससी के रिजल्ट देख लो, अदर एग्जाम्स के रिजल्ट देख लो, वो आपको आंसर करने के लिए काफी है। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, समझा दिया मतलब मैंने क्या है। अगला क्वेश्चन तो आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय महाविद्यालय नैक A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला देश का पहला संबद्ध महाविद्यालय, पहला लिखा है तो आना ही। सरोजनी नायडू महाविद्यालय भोपाल, शासकीय माधव राव सिंधिया शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ठीक है, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय और नर्मदा महाविद्यालय। ये एक तो पहले तो याद रखिएगा उज्जैन में। दूसरा, 50 साल हो चुके हैं, आप इसकी वेबसाइट पे जाइएगा तो ये बड़े अक्षर में अपनी बात बोल रहा है कि भाई मुझे नैक का ग्रेड मिल चुका। अभी मैं वेबसाइट तो नहीं दिखा सकता, पर आप खुद भी इसकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। और नैक में हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो ग्रेडिंग होती है वो क्या होती है। यहाँ पर A++, फिर A+, ठीक है, फिर A, फिर B++, फिर B+, फिर B, फिर C, फिर D, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रेड होते हैं नैक के। यानी जितना ऊपर, जैसे होटल होती है ना, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, तो ये अगर कहा जाए शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अपन किसी 5 स्टार बोलते ना, अरे हम रेडिशन में जा रहे हैं, हम जहनुमा पैलेस में जा रहे हैं, तो हम बड़ी होटलों के नाम, जैसे ये हमारे यहाँ की हैं इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बाकी इंडिया में तो आप कहीं भी जाओ, मुझे लगता है कि यार क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, सर्विस बहुत अच्छी होगी, जो चीज हम चाह रहे हैं वो मिलेगी। शिक्षा में भी ऐसे संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिनको नैक से अच्छा सर्टिफिकेशन मिला, टेक्निकली नैक के जो A ग्रेड होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं ना, A++, A+ और A, तो उसमें इसने जो है वो बाजी मार ली। 1969 से चला आ रहा है, 50 साल ऑलरेडी ये संस्थान जो है वो जो है पूरा हो चुका है। हालांकि ब्रिटिश इंडिया टेक्निकली अगर कहा जाए, इसका एक इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो ये ब्रिटिश इंडिया के दौरान खड़ा हुआ, पर वर्तमान रूप में जो है अगर कहा जाए कि जिस रूप में आज एक्सिस्टेंस है इसका, ये अस्तित्व है, वो 69 से। मैंने इसको एक बार जब ये नैक का सर्टिफिकेट मिला इसको A++ का, मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मैंने देखा कि मैंने कहा यार पढ़ूं कि क्या है, तो पता चला कि ये तो बहुत पहले से काम कर रहा है। तब लगा कि हाँ यार ये कुछ क्वेश्चन तो जो है वो इसमें से बन सकता है, अच्छा हेल्दी क्वेश्चन इसमें से कोई उठा सकता है। अब क्या उठाएगा वो देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत बनाए जाने वाले अध्यादेशों में परीक्षा के संचालन से संबंधित कौन सा अध्यादेश है। तो ये एक्चुअल जो है ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। क्यों आ सकता है, देखो पहली चीज तो जो है कि, और अच्छा ये वो ऑर्डिनेंस नहीं है जो राष्ट्रपति बनाता है या राज्यपाल बनाता है, नहीं तो पता चले तो वहां के ऑर्डिनेंस मारे। यूनिवर्सिटी जो एक्ट है, जब हम मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ते तो उसमें भी एक सेक्शन है 37, और उसमें अध्यादेशों के बारे में प्रावधान है कि भाई अध्यादेश क्या होंगे, उनकी आवश्यकता क्या होगी और कैसे जो है वो बनाए जाएंगे। ये सब चीजें यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर जो है वो उनको मिलती है, यानी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंदर। और उसी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जब अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे, यानी बनाने की प्रक्रिया, अध्यादेश क्या होगा 37 में, बनेगा कैसे, ये कहा है 38 में, बनाने की प्रक्रिया जो है वो 38 के अंदर जो है वो वर्णित है। तो उसमें फिर उन्होंने क्या करा कि कई ऑर्डिनेंस की जो है वो लिस्ट बनाई कि भाई ये ऑर्डिनेंस इस तरह से हमारे काम के हो सकते हैं। तो पूरे तो नहीं, आप कम से कम 2 4 10 ऑर्डिनेंस जो है वो आप अच्छे से जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑर्डिनेंस नंबर जो है वो 5 आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एग्जाम कंडक्ट होगा, यानी कंडक्ट ऑफ एग्जाम, वो कैसे होगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस नंबर जो है जैसे 7 लिखा हुआ है, तो भाई जैसे अगर मान के चलिए कि आप यूनिवर्सिटीज में हो, कॉलेजों में हो, वहां कैसे आप डिसिप्लिन रखोगे, उसका रख रखाव कैसे रखोगे, जो छात्र होंगे उनको एडमिशन कैसे दिया जाएगा, उनका जो जो है अगर कहा जाए कि जो ट्रांसफर वगैरह होता है वो कैसे होगा, ये सब उन्होंने 7 नंबर के ऑर्डिनेंस में जो है वो रख दिया। ऐसे अलग अलग ऑर्डिनेंस में उन्होंने अलग अलग चीजें रखी। जैसे पीएचडी करना है तो ऑर्डिनेंस 11 में उन्होंने कहा कि पीएचडी करो भैया आप, ये चीजें उसमें जो है वो डाल दी गई। तो ये अपने को एक पता होना चाहिए। फिर अगले के ऊपर आते हैं, बजट सत्र के दौरान निम्नलिखित में से किस कटौती के लिए
अनुदान राशि को घटाकर जो है वो 1 रुपए जो है वो कर दिया जाता है। ये भी जो है वो क्वेश्चन आपको आ सकता है। हम जानते हैं जब बजट आता है, आपको मालूम होगा कि बजट शब्द तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। आर्टिकल 112 के तहत जब राष्ट्रपति एनुअल जो है वो अगर कहा जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रस्तुत करती हैं, तो मतलब संसद के सामने रखवाती हैं, तो उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फिर विभागों के ऊपर, मांगों के ऊपर चर्चा शुरू होती है। और ये चर्चा लगभग 26 दिनों तक चलती रहती है। इस दौरान अपोजिशन ये सोचता है कि यार ये वाली जो राशि है ये कम करना चाहिए। इसको एक लाइन में समझें, जैसे नीतिगत कटौती, इसको समझें। मान के चलिए बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए अगर कहा जाए, बजट के अंदर हिमाचल प्रदेश में एयर कंडीशनर के लिए 100 करोड़ सैंक्शन किए गए। अपोजिशन को लगा साला हिमाचल में 100 एयर कंडीशनर की क्या जरूरत है, विरोध करें तो कैसे। तो क्या कहें कि ठीक है, आप एक काम करिए, हिमाचल में एयर कंडीशनर ले लीजिए, हमको लगता है कि इसके लिए 1 रुपए काफी होगा। यानी इसको अपने ऊपर समझो। तुमने कहा पापा मुझे आईफोन दिला दो, तुम्हारे पापा ने क्या कहा, नीतिगत कटौती कर दी। पापा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल लो बेटा आईफोन। एक काम करो, मैं 1 रुपए दे देता हूँ तुमको, है ना, और बाकी तुम मिला लेना, मुझे लगता है अच्छा आईफोन ले सकते हो। टेक्निकली उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया। तो पीईटी बोलते हैं इनको, पॉलिसी कट, पीईटी यानी पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। अगर बजट में कोई अनुदान मांग है, उसको घटाकर 1 रुपए करने की मांग की जाए, तो ये पॉलिसी कट मोशन है। यानी सीधी तरीके से हम कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो अगर कहा जाए इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, हम इसको लागू कराना ही नहीं चाहते, हम इसको पास कराना नहीं चाहते। मितव्ययिता समझते हो, इकोनॉमी। जब हम ट्रेन में, रेल में यात्रा करते हैं तो उसमें सबसे सस्ता जो डब्बा होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमी क्लास। आम आदमी को भी हम बोलते हैं कि हम इकोनॉमी क्लास से आते हैं, ठीक है, यानी जो कम से कम खर्च में। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट कम करने की बात की जाती, इसमें तो 1 रुपए हो कर दिया कम करके। ई में पता नहीं कितना करें, 100 रुपए कर दो, 1000 कर दो, 10,000 कर दो, 1 लाख कर दो, 1 करोड़ कर दो, 100 करोड़ कर दो, जितना तुमको लगे। तो मितव्ययिता मतलब ये कि सरकार के द्वारा जो फिजूल खर्ची की जा रही है, उस फिजूल खर्ची को कैसे कम किया जाए, उसके लिए जो अपोजिशन होता है वो अनुदान मांगों में एक राशि को कम करने की मांग रखता है। कितनी होगी गॉड नोज। टोकन, जब किसी मकान को खरीदते हो, किसी बाइक को खरीदते हो, तो वो क्या बोलता है कि भाई साहब आपको पसंद आ गई, आप एक काम करिए 100 रुपए दे जाइए, 500 रुपए दे जाइए, टोकन मनी तो दे जाइए। तो टोकन का मतलब है ये एक प्रकार का प्रतीक है, इसीलिए इसको कई बार सांकेतिक या प्रतीकात्मक कटौती भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या करा जाता है कि अनुदान जो राशि होती है उससे हम क्या करते हैं, 100 रुपए की कटौती की कहते हैं, काम करो आप इसमें 100 रुपए कम कर दो। यानी हम केवल एक विरोध कर रहे हैं, ठीक है, हम केवल एक विरोध कर रहे हैं कि यार हमको ये चीज जो है वो पसंद नहीं है। ठीक है, सरकार कर तो लेगी, इसमें तो कोई दार नहीं। तो टोकन कट मोशन में हम 100 रुपए कम करते हैं। जैसे 1 करोड़ रुपए है, उसमें से हमने 100 रुपए कम कर दिए, तो क्या 100 रुपए कम करने से वो अनुदान मांग पास नहीं होगी? वो अनुदान मांग तब भी पास होगी, लेकिन उसका जो फायदा ये मिलेगा कि हमने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि भैया हम इसके खिलाफ हैं, आप जो कर रहे हो हम इसको जो है वो सही जो है वो नहीं मानते। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया, आप सही नहीं मानते तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। ये कभी क्वेश्चन जो है वो आपसे बन सकता है, कुछ इसमें से आ सकता है। अब क्या देखो, प्रश्न किस तरह का बनेगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रफली आपको आसपास ले जाने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपसे जो है वो बन जाए या कुछ हो जाए, ठीक है। अगला जो है UDISE प्लस का संबंध है। अब मैंने क्यों लिखा ये भी समझ लीजिएगा। यूडीआई इस तरह के आपको संक्षिप्त नाम आएंगे, है ना, तो इसको बोलते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। पहले ही आंसर जो है वो सही है। स्कूल एजुकेशन के अंदर शिक्षा से संबंधित ये सबसे अच्छा सर्वे होता है। कितने जो है वो स्कूल में कमरे हैं, कितनी बेंच हैं, टॉयलेट है कि नहीं है, लड़कियों के लिए अलग प्रसाधन की व्यवस्था है कि नहीं है, ऐसा सब कुछ। यानी ये स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट में एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, आप इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहां पर आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये हो गया UDISE, ठीक है, ये है।
और इसमें कुछ भी नहीं है। इसका जो है कि जैसे जब भी इसके आंकड़े या सर्वे आता रहता है तो आपको इससे पता चल जाता है कि भाई जो स्कूल एजुकेशन है उसकी स्थिति क्या है, सरकार जो है उसके ऊपर जब काम कर रही तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, छात्रों की संख्या कितनी थी, कितने एनरोल हुए, स्कूल कैसे थे, स्कूल के अंदर सुविधाएं कैसी थी, स्कूल में टीचर कैसे थे, नॉन टीचर क्या था, कौन सा स्टाफ कितना था, ये सब के आंकड़े इससे जो है वो इस पता चलते हैं। मैं एक दिखा देता हूँ आपको, कई चीजें ऐसी होती है कि मुझे लगता है कि मुझे दिखाई देना चाहिए आपको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बस 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये मैंने खोला है, बिल्कुल अभी का ही है, यानी मार्च 2022 का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू रिलीज, ठीक है, डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2020-21। हिंदी में चाहे तो शिक्षा मंत्रालय ने एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 2020-21 रिपोर्ट जारी करी। अब इसमें आप देखो है ना, विद्यालयों में शिक्षा, छात्र और शिक्षक, तो इसमें आपको पता चलेगा कि जैसे लिखा हुआ है कि टोटल एनरोल बच्चे जो है वो 25.38 करोड़ थे। ठीक है, इसके पहले का आंकड़ा, सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बारे में जानकारी पता चलेगी कि क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है। तो आपको दिख रहा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अलग अलग है यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे नीचे जाएंगे, विद्यालयों में कुल जो है वो शिक्षक, तो 96.96 लाख शिक्षक हैं विद्यालयों में। ठीक है, जो 19-20 की तुलना में 8,800 जो है वो ज्यादा है। ठीक है, सात छात्र शिक्षक जो है वो अनुपात, पीटीआर जिसको कहा जाता है, प्राथमिक के लिए 26, उच्च माध्यमिक के लिए 19, माध्यमिक के लिए 18, उच्चतर माध्यमिक के लिए सब 26, यहाँ पर अगर कहा जाए यानी 26 के ऊपर एक जो है वो माना जाए। ठीक है, और 2018-19 से सुधार ये भी मिल गया। लड़के लड़कियों का नामांकन ये मिल गया। गैर शिक्षक कर्मचारियों की जानकारी मिल गई। स्कूल विद्यालयों की अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको दिख रहा है कि 20-21 के दौरान चालू बिजली की सुविधा से युक्त स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसमें सब मिलेगा, जैसे पेयजल कहाँ कितना है, बालिकाओं के लिए शौचालय सुविधा कितनी है, ये एक जबरदस्त मैनेजमेंट सिस्टम। आप ये स्क्रीनशॉट लेकर ये रटना मत, कुछ नहीं आएगा, मतलब इतना अंदरूनी नहीं आता। हाँ, ये वाला कभी पढ़ना चाहो तो ये याद रख लेना, ये 2 लाइन, सकल नामांकन अनुपात, और ये पीटीआर भी आपको आ सकता है। छात्र शिक्षक जो है वो अगर कहा जाए अनुपात भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इस तरह से ये जो है वो, ये इंग्लिश में भी आप अगर जो है वो यहाँ से अगर चाहो तो ये लिखा है, पीटीआर के आंकड़े आपको पता होना चाहिए। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इन्हें हमें समझ पड़ा कि एक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बढ़िया जो है वो ये रिपोर्ट पब्लिश होगी। और ये रिपोर्ट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट, मतलब गवर्नमेंट की जो है वो ये एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो है वो इसको माना जाता है। हर साल जो है वो रिपोर्ट में थोड़ा बहुत सुधार होता है। जैसे ये रिपोर्ट मार्च की है, अगर हम मार्च से थोड़ा सा और जाएं, ये मैंने खोल रखी है, तो ये मार्च के जस्ट बाद जो है वो अगर कहा जाए, ये अगली रिपोर्ट जो है वो नवंबर में। तो कोई अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत माइनर अंतर आएगा। आपको लग रहा है कि, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप के ऊपर आप जो है वो स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर पे चले जाना, उसके ऊपर ये रिपोर्ट मैं जो है वो डाल दूंगा, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर डाल दूंगा। या आप अपने स्तर पे खुद भी जो है वो ढूंढ सकते हो, उसमें कोई बहुत जो है वो बड़ा जो है वो दिक्कत वो नहीं है, मतलब आप आसानी से इसको खुद भी कर सकते हो। तो ये प्रश्न जो है वो आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो ये अब आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला मुझे खास लगता है जो मैं बता रहा हूँ ना, कि वर्ष 2021-22 में शिक्षित शिक्षक अनुपात, पीटीआर, प्राथमिक में 26, उच्च प्राथमिक में 19, माध्यमिक में 18, उच्चतर माध्यमिक से 27 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो अच्छी खासी वृद्धि हुई, ये ठीक ठाक, इसको जो है वो जो है वो मतलब सुधार ला रहे हैं या आ रहा है, ये भी अपन याद रखें, कोई ज्यादा तो नहीं। चलिए अगले के ऊपर आते हैं, देख लीजिएगा आप इसको। और मैंने जैसे बताया कि करना क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना। खुद भी अगर ढूंढना चाहो, मतलब कि कैसे इसको जो है वो, इस रिपोर्ट को जो है वो ढूंढोगे, तो सिंपल तरीका है, UDISE प्लस टाइप करने के बाद PIB टाइप कर देना, तो एक प्रेज रिलीज मिल जाएगा, उससे खुद तैयार कर लेना, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वहां से डाउनलोड कर लेना और ज्यादा लगे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। तो उसमें एक स्टडी मटेरियल का फोल्डर है, उसमें 15-16 फाइल खुद की तैयार करा के दी, कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों को। उसमें भी ये मैं डाला हुआ है मैंने यहाँ, वहां से भी आप उठा सकते हो, कुछ जो रिपोर्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। और कई बच्चों को लगता होगा कि यार अपने अपने हितों की बात करें, अपने हितों की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ भी आपके लिए उतनी समर्पित भाव से पढ़ा रहे, कोई इशू नहीं। ये दिखता है कि हाँ, अपने को और ज्यादा बेहतर, अपने को पॉलिश करना है, उसमें अपने को सुधार करना है, तो एक ऑप्शन है, अपन कर सकते हैं, कोई दो राय की बात नहीं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं, अब ये क्यों लिया,
आपको कम से कम सेक्शन याद रखना है तो चैप्टर भी याद रखना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि सेक्शन ही पूछे, चैप्टर भी पूछ सकता है। जैसे आपको दिख रहा है कि जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा है कि जो चैप्टर, पहले तो ये आप सबको मालूम होगा कि 12 चैप्टर में मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट डिवाइड है, और 69 उसके अंदर जो है वो सेक्शन है, और 4 शेड्यूल है। तो ये तो दिमाग के अंदर ही जो है वो रख लेना, 12 अध्याय, 69 जो है वो अगर कहा जाए धाराएं, और 4 जो है वो अनुसूचियां। अब जैसे लिखा हुआ है 5 नंबर का चैप्टर वित्त 30, अब इसको याद कैसे रखेंगे ये भी समझो। 5 नंबर का जो चैप्टर है उसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल आते हैं 32 33, यानी 2 ही आर्टिकल, यानी टेक्निकली अगर कहा जाए वित्त से संबंधित 2 ही आर्टिकल है। 6 नंबर वाला आता है तो इसके अंदर जो है अगर कहा जाए समन्वय समिति, अध्यादेश, परिनियम, ये भी है। इसमें एक और चीज है, वो जो मैंने लिखी सब थोड़ी लिखूंगा मैं, समन्वय समिति भी इसमें है, ठीक है। समन्वय समिति भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, परिनियम लिख सकते हो, अध्यादेश को, यानी ये सब लिख सकते हो। तो इसका जो प्रावधान है वो है आपका 33 तक, तो यहाँ चला गया। अब ये 34 से शुरू होकर जाता है 40 तक। यानी इससे फायदा क्या हुआ कि अगर अपने को केवल चैप्टर याद है तो अपना दिमाग चल रहा है, अच्छा यार परिनियम का प्रावधान कहीं ना कहीं 34 से 40 के बीच ही होगा, कहीं अध्यादेश का प्रावधान 34 से 40 के बीच ही कहीं ना कहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। 8 नंबर का चैप्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो सम परीक्षा है ऑडिट। अब 47 48 ऑडिट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल, यानी कोई भी ऑडिट हो रहा होगा उसमें 47 या 48 के तहत ही होगा। और आपात जो है वो अगर कहा जाए उपबंध, तो आपात उपबंध जो है वो 54 नंबर के सेक्शन में है, लेकिन इसका ये जो अध्याय है, अध्याय 10 है, यानी इसके अंदर जो चैप्टर है वो 10 है, चैप्टर नंबर 9। तो अध्यापन पदों की जो नियुक्तियां होती हैं विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है, यानी जो टीचिंग पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होती है उनके बारे में जो है वो बात की गई। तो ऐसे अगर रफली आप अगर वो चैप्टर भी याद कर लेते हो तो मुझे लगता है कि वो भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएंगे, यानी मेरा व्यक्तिगत मत है भाई। जैसे अभी मैंने क्या बोला, अभी आपने दिमाग लगाया ना कि परिनियम, अध्यादेश, विनियम, समन्वय समिति, इनके बारे में जो है वो प्रावधान कहाँ है, ठीक है, आपका 34 से 40। तो अगर मान के चलो एक सिंपल सा प्रश्न आ जाए, अध्यादेशों के बारे में प्रावधान है धारा 30 में, धारा 37 में, धारा 42 में, धारा 41 में, खुद याद है 34 से 40 ही होगा। तो ये कहीं फंस रही है 37, तो वहां पर आंसर तक पहुंच गया, हाँ यार 37 ही होगा, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर कहा जाए कि अध्यादेश है। परिनियम, तो उन्होंने कहा यार परिनियम जैसे 35 आ गया तो परिनियम, यानी ऐसे आप आराम से जो है वो लिंक कर सकते हो। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर है सब कुछ। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय की सभा की शक्तियों और उसके कर्तव्यों का उल्लेख मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया? अब ये मैंने क्यों रखा ये समझ लो, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है पर रखा है चूंकि आपको यूनिवर्सिटी एक्ट और यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज दो अलग अलग यूनिट्स में दी गई, इसलिए उसके ऊपर अगर आपकी कमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान जो है वो मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जब धारा 22 पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि सभा जो है यानी जो यूनिवर्सिटी कोर्ट है वो एक एडवाइजरी बॉडी, ऐसा नहीं कि वो पत्थर की लकीर है कि उसने कुछ कह दिया तो यहां पर अगर कहा जाए। तो अब हमें ये तो समझ पड़ गया कि कहीं ना कहीं कि भाई सभा जो है, तो इससे फायदा क्या हो, अच्छा ये क्या नियरेस्ट क्लैश करते हैं एग्जाम में। जैसे सभा का प्रावधान है 20 में, जब भी आप यूनिवर्सिटी कोड पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी कोड के बारे में 20 में, यूनिवर्सिटी कोड के अंदर जो कोरम होगा, गणपूर्ति होगी, वो कैसा होगा, तो वो 21 में है। ठीक है, अगर कहा जाए सभा की कर्तव्य शक्ति कहाँ है तो वो 22 में है। यानी 20 21 22 यहां पर अगर कहा जाए इस तरह से, अब मत उसने कर दिया 20 21 22 23, तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार साला 20 में है कि 21 में है कि 22 में है कि 23 में, कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम। वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए जो लग रहा है कि यार एग्जैक्ट है तो उसको एग्जैक्ट के लिए याद करने की आदत डालो ओवरऑल। हालांकि कहना बहुत आसान होता है एक शिक्षक के नाते, विद्यार्थी की नजरिए से देखूं तो कठिन है, इसमें कोई दारा है क्या। आपकी काबिले तारीफ है कि आप इतना पढ़ रहे हो, पर डेडिकेट रहोगे तो यार निकल जाएगा, है ना। ये सब एग्जाम समर्पण के ऊपर टिके हुए हैं, ठीक है। इसमें नॉलेज से ज्यादा, ज्ञान से ज्यादा आपका डेडिकेशन और आपकी अप्रोच काम करती है इन एग्जाम्स में। ओवरऑल अगले पर जो है वो आते हैं अपन, कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया की स्थापना किस वर्ष की गई? अब ये क्यों मैंने रखा ये भी बता दूं, क्योंकि ये जो सेंटर है ये भारत में, ठीक है, मतलब अगर कहा जाए कि भाई ये सेंटर कहाँ रखा गया तो ये भारत के अंदर है, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सेंटर स्थापित हुआ था 1994 में। तो ये एक तो ये हो गया, देखो कॉमनवेल्थ ऑफ एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग की दिशा में, ठीक है, इतने सारे, मतलब अगर कहा जाए सभी कॉमन वेल्थ में काम कर रही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके,
और इन प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग जगह उसने क्या करा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर उसने एशिया जो है वो हमारे यहाँ बनाया, बकायदा 1994 से जो है वो काम कर रहा है। इसी के अगर जो है वो अगर कहा जाए, रीजनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो डिस्टेंस लर्निंग के लिए वो नाइजीरिया में। ठीक है, कोई पूछे दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रीय अनुसंधान बनाया था उसने, वो कहाँ बनाया था, नाइजीरिया में बनाया था। या पेसिफिक लर्निंग के लिए उसने जो है वो फिजी में एक सेंटर स्थापित किया। अभी प्रधानमंत्री जी गए तो ये ऐसे ही याद कर लेना, पता चले इसी से फंस जाए कि द पेसिफिक सेंटर ऑफ जो है अगर ओपन लर्निंग डेवलपमेंट जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग में कहाँ है, तो फिजी में है, और फिजी भी इसका जो है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसने रिमोट एजुकेशन के लिए या दूरस्थ एजुकेशन के लिए जो है वो प्रयास किए। ठीक है, अगला है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों में कौन सी तकनीक जो है वो अगर कहा जाए, भारत के माणा देसी फाउंडेशन, ये एग्जैक्टली जो है वो अगर कहा जाए एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि एनजीओ के द्वारा, ठीक है, वो एनजीओ है, उसके माध्यम से जो है उसको डेवलप किया गया। तो एपुटस है, ELIO है। ठीक है, ये 4 प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लर्निंग के लिए कॉमनवेल्थ जो है वो कंट्रीज इस्तेमाल करती, चारों इस्तेमाल करती हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल करती। एपुटस जो है वो अगर कहा जाए उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ से। इसकी एक खासियत है, बिना इंटरनेट के भी आप जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको बिना इंटरनेट के पढ़ाई कर सकते हैं। इन सबके फुल फॉर्म में जैसे ELIO है, तो ई लर्निंग फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या अगर कहा जाए MOOC4D है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स फॉर, ठीक है, अगर कहा जाए डेवलपमेंट के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। BOD है, ठीक है, तो वीडियो ऑन डिमांड। ये सब जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है, मुझे लगता है कि शायद कोई क्वेश्चन जो है वो इसमें आ जाए। अब क्या आएगा वो देखने वाली बात है, उनके ऊपर है कि वो क्या बनाते हैं वहाँ। ठीक है, पर ये 4 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल जो है वो जो है वो अगर कहा जाए करता है कौन, कॉमनवेल्थ जो है वो ऑफ नेशन, नेशन निकल गया, लर्निंग। ठीक है, यानी जितने भी कॉमनवेल्थ के जो है वो अगर कहा जाए कंट्रीज है, उनके लिए ये जो है वो काम कर रहा है ना। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, स्वयं स्वयं प्रभा, ठीक है, ये सब तो इसलिए मैंने फिर से नहीं रखे। अगला जो है वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का आयोजन अमेरिका में किया गया 1944, 45, 46, 47। अब ये लीग सेट के क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा, ये भी समझ लीजिए। एग्जैक्टली क्या है कि जब हम, अब हमारे सिलेबस में वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, तो चूंकि हमारे सिलेबस के अंदर वर्ल्ड बैंक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो कैसे हुई। तो कई बार हम क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो छोड़ के चले आते हैं, और वो इसी तरह के जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो पूछ के जो है वो हमको उलझा देता है। तो एग्जैक्टली सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, अब इतना लंबा स्टोरी तो नहीं सुना सकता, पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये महसूस हो गया कि अगर वर्ल्ड वॉर के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस से दुनिया को बचाना है, तो कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। तो अमेरिका के ब्रेटन वुड में जो है वो एक बैठक हुई, और उस बैठक में 1944 में, जुलाई 1944, एग्जैक्ट आप 1 से 22 जुलाई याद रखो, वो कोई काम का नहीं। 1944 में एक बैठक हुई, और इसमें जो है वो 2 इंस्टीट्यूशन खड़े करे इनने। एक का नाम था IMF, तो सबको मालूम ही है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पूरी दुनिया में जो करेंसी का सर्कुलेशन है, मुद्रा की तरलता है, वो कैसे मैनेज होगी, IMF करता है। और दूसरा था IBRD। IBRD IBRD क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद आप रिकंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, पुनर्निर्माण, रोड हाईवे ब्रिज ये सब टूट रहे हैं, जो बमों से टूटे, उनको कैसे बनाओगे। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये 2 संस्थाएं खड़ी हुई। आज IBRD वर्ल्ड बैंक के अंदर है। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, ठीक है, और उन 5 में से एक जो है वो IBRD है। तो ये प्रश्न चूंकि सिलेबस में वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है, इसलिए पता होना चाहिए। अगला है, मध्य प्रदेश के कितने मूल निवासी छात्रों को सैन्य महाविद्यालय देहरादून में शिक्षा हेतु सैन्य छात्रवृत्ति दी जाती है। ये एक थोड़ा सा अलग सा लीक से क्वेश्चन है, पर चूंकि महाविद्यालय से जुड़ा इसलिए आ सकता है। 5, 10, 15, 20। तो मध्य प्रदेश शासन जो है वो इसके लिए काम करता है। हर साल 10 स्टूडेंट को जो है वो स्कॉलरशिप हम देते हैं कि जाके वो सैन्य महाविद्यालय देहरादून में जो है वो अपनी उच्च शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकें। इस प्रकार ये जो क्वेश्चंस मैंने लगभग 20 लिए, 20 से मैंने कोशिश करी आपको कि 40, 50, 60 क्वेश्चन तक ले जाऊं। तो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए,
नीचे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे डालते हैं आप, वो डालिए। बुनियादी बातें आप मत पूछा कीजिए, ठीक है। कि देखिए क्या होता है, दो तरह से प्रश्न पूछना चाहिए टीचर से अगर कमेंट बॉक्स में। पहला, अब कई बच्चे क्या प्रश्न पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी एक्ट के 17 नंबर के सेक्शन में क्या लिखा। मेरे से ज्यादा यूट्यूब से ज्यादा गूगल कमाल का है। आप मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट टाइप कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, 17 नंबर का सेक्शन देख लीजिए। मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड प्रश्नों में मैं बैठा हूं आपके साथ यहाँ पर, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो मैं तो आपके साथ वहां पे हूँ। तो वो कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐप डाउनलोड करिए BR एकेडमी का, मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे होगा, 1 मिनट में। लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना है आपको, BR एकेडमी जो है वो टाइप करना है, ठीक है। और BR एकेडमी टाइप करने के बाद आपको ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे इस तरह से आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। इस स्टोर के ऑप्शन पे आपको कोर्स मिलेंगे, इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार नाम से एक कोर्स मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर नीचे टेस्ट सीरीज मिलेगी ऐसे। अब टेस्ट सीरीज के अंदर कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट में पार्ट बी के अभी 11 जो है वो टेस्ट दिखेंगे आपको, जो हर अल्टरनेट अब बढ़ रहे हैं, 15 तक जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। पार्ट बी के अंदर प्लस टेस्ट के अलावा और भी चीजें मिलेंगी, जैसे कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा, करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो मिलेंगे। यूट्यूब पे जो ये 11-12 फाइल है वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी, उनको भी एक्सेस जो है वो कर सकते हो, ये सब कुछ उसमें मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज की एक और अच्छी खासियत है कि ये टेस्ट सीरीज आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम तक एक्सेस कर पाओगे, यानी इसकी वैलिडिटी जो है वो अभी ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म हुआ और ये टेस्ट सीरीज खत्म हो गई। एक बार ले लिए तो आपने बनी रहेगी वैलिडिटी यहाँ। तो मतलब 1 साल की वैलिडिटी रहती है टेस्ट सीरीज की, तो उसमें आपको जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें भी आप इसका यूज बाद में कर सकते हो। ये पुराना है ये जो वीडियो है। अब ये वीडियो में जैसे मैंने उस समय जब ये डाला था तब ये 9 टेस्ट थे, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए ये 16 थे, ये सब जो है वो बढ़ गए हैं। इनकी संख्या अगर आप देखोगे तो वहाँ काफी कुछ जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। इस तरह से जब इसको खोलोगे तो इसमें आपको कई तरह के टेस्ट मिलेंगे। ऑफर इसमें अभी एक कूपन कोड है, हमने 100 स्टूडेंट के लिए करा था, लेकिन बाद में हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। लेकिन ये कब तक रहेगा भगवान ही जाने। तो आप इसको अवेल करना चाहो तो 1 आध 2 दिन में ही कर लेना, नहीं तो फिर ये 1,000 रुपये ही देना पड़ेगा। कई बच्चों ने 1,000 में ही ली, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप अवेल करके देख लीजिएगा, मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अगर मिले तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। टेस्ट सीरीज में से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं तो पेपर सेटर नहीं हूँ, लेकिन आप इतना संतुष्ट हो जाएंगे जब एक पेपर लगाएंगे। किसी ने लगाई होगी तो वो नीचे कमेंट भी कर सकता है इसमें। हर प्रश्न का डिस्क्रिप्शन विस्तार से लिखा है मैंने अच्छे से, और उसको समझाने की कोशिश करिए कि क्या प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या हो सकता है। तो इतना है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतर मैं आपके लिए प्रयास कर पाऊँ। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ। वीडियो अच्छे से देखिए पूरे। अभी MPPSC के एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और एग्जाम हॉल में तनाव को कैसे कम किया जाए, उसको आप वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे उससे PSC में। केवल लास्ट का 5 मिनट का देखेंगे, केवल लास्ट का 5 मिनट का देखेंगे तो 3 क्वेश्चन वैसे के वैसे आ गए। लोहा वाला, कोयला वाला, लास्ट में किसी बच्ची ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, मैंने कहा ठीक है बताता हूँ आंसर। और आखिरी कि जितने वीडियो उनको पूरा सुना करो। अभी देखो एक मालवा सल्तनत का वीडियो डाला था। अब मालवा सल्तनत का विजयनगर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब मालवा सल्तनत में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कैसे 1336 में विजयनगर एम्पायर खड़ा हुआ, कैसे 1346 में बहमनी एम्पायर खड़ा हुआ, ये सब मैंने उसमें बताया। और जब क्वेश्चन आया, मैं कहता हूँ बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1336 सबसे बन जाएगा, लेकिन एक रिवीजन हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब आप जो है वो कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे कि सफलता मिले। खूब उन्नति करिए, खूब आगे बढ़िए, खूब प्रयास कीजिए, आपको फायदा जो है वो मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो अभी एक जो है वो प्राचार्य वाला पद निकला है टेक्निकल डिपार्टमेंट का, MP का, बहुत ही हैंडसम सैलरी है उसमें, आप सोच नहीं सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पोस्ट है उसके लिए, टैक्स ऑफिसर की जो पोस्ट है आने वाले समय में आपको मालूम होगा कि जो है वो अगर कहा जाए निकाली है MPPSC ने, उन सब में जो है वो आपको ये टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।